स्टार्ट कर रहे हैं सेपरेट सीट को। क्या सेपरेट सीट का मतलब होता है एक्सेल में, मतलब कंप्यूटर में एक सीट होती है जिसमें हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो जो हमारे पास सेपरेट सीट, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सेपरेट सीट है, यानी कि अलग अलग ऑफिस पर्पज के लिए सेपरेट सीट बनाई गई हैं और बहुत सारे सेपरेट सीट हैं। जैसे गूगल सेपरेट सीट है, ये हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल सेपरेट सीट है, वैसे ही ओपन ऑफिस की अलग सेपरेट सीट है, और उसी तरह से एक लिब्रे ऑफिस है, उसकी भी एक सेपरेट सीट है। तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो ऑफिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं, ये अलग अलग सेपरेट सीट है। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो MS एक्सेल, क्या पढ़ने जा रहे हैं? MS एक्सेल। तो MS एक्सेल भी एक सेपरेट सीट है जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? MS एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट है। एक सीट होती है जैसे हमारे कागज की सीट होती है, फिजिकल सीट होती है, तो ये सीट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट है जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन कराएंगे या डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को मैनेज करेंगे, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेपरेट सीट में सेपरेट सीट कुछ इस तरह से दिखाई देती है जो यहाँ पर है। ये क्या एक सेपरेट सीट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है कि जो ये वाले भाग कहलाते हैं रो। क्या? रो। तो ये क्या कहलाती है? रो। तो रो कितनी इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रो की कितने हैं? 9। और ये वाले क्या कहलाएंगे? कॉलम। क्या कहलाएंगे? कॉलम। तो ABCDGEFG जो जितने भी हैं ये सब क्या कहलाएंगे? कॉलम कहलाएंगे। तो ऐसे क्या कहलाएंगे? रो, और ऐसे कहलाएंगे कॉलम। ठीक है, अब इसके बाद रो और कॉलम हम समझ गए। रो किसे कहते हैं? जो इस तरह से रहते हैं, और कॉलम किसे कहते हैं? जो यूं रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? कॉलम। अब दूसरी बात आती है हमारे कि यहाँ पे एक सेल आता है। क्या? सेल। अब सेल हम यहाँ इसको कहते हैं, सेल का मतलब हो गया ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम सेल कहते हैं। जो ये खाने होते हैं ना, ये इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। ये सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, ये क्या है? सेल है। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और इन सेलों से मिलकर ही एक क्या बनती है? वर्कशीट बनती है। क्या बनती है? वर्कशीट। तो यानी एक वर्कशीट क्या होती है? सेलों से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे सेल जो होते हैं उनसे मिलकर एक वर्कशीट बनी हुई होती है। तो सेल में हम समझ गए। अब पूछे तो सेल क्या होता है? तो सेल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम से बनती है सेल। और सेल कैसे बनती है? जो एक रो ऐसे बनाती, एक कॉलम 2 कॉलम में से बना, तो बन गया ना सेल। तो यानी सेल किससे बना? रो और कॉलम से। इसी तरह से वर्कशीट किससे बनी? सेल से बनी। बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बन गई? वर्कशीट बन गई। इसी तरह से वर्कबुक, जब बहुत सारी वर्कशीट होती है उनको क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। जैसे एक पेपर हो गया ना कॉपी का, तो उसे पेपर को कहते हैं, और बहुत सारे जब पेपर हो जाते हैं तो उन्हें मिलकर क्या बन जाती है? एक बुक बन जाती है। तो इसी तरह से इसे क्या कहेंगे? जब बहुत सारी सीट होंगी उनको क्या कहेंगे? वर्कबुक कहेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सबसे बेसिक चीज जो जब हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो उस पर एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है जिससे हम कैलकुलेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि एड्रेसिंग ऑफ सेल। क्या? एड्रेसिंग ऑफ सेल। एड्रेसिंग ऑफ सेल यानी सेल का एड्रेस। इनके जो एड्रेस है ना, इनके जो पते हैं, इनका नाम अलग अलग है। इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। तो एक सेपरेट सीट पे या एक सीट पे, एक वर्कशीट पे बहुत सारे सेल होते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल, ये वाला डाटा कहाँ पे लिखा? सब तो मैंने यहाँ पे 12 लिखा है। अभी कहाँ पे लिखा है? मैं कहूँगा कि 12 और 12 को जोड़ दें, इनको दोनों को ऐड कर दे, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि ये इसको जोड़ दे? तो इनका एड्रेस है। क्या है? एड्रेस। तो पहले हमने इस एड्रेस को जानना है कि इन सेलों का नाम कैसे पता करते हैं। इनका पता करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मुझे कहा गया कि ये वाला सेल क्या कहेगा, इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस होगा ये कौन से कॉलम में? बी वाले में। किस में? बी। और रो में कौन सा है? एक वाले में। तो इसका एड्रेस हो गया B1। क्या हो गया? B1। क्या हो गया? B1। इसी तरह से अगर मैं इसका बात करूं तो ये इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? A1। क्या हो जाएगा? A1। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? A1। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? बोलो जरा।
क्या क्या होगा, ई वाले कॉलम में है और 3 के सामने है, तो 3 क्या हो जाएगा, E3। तो इस तरह से हम सेल की एड्रेसिंग करते हैं, है ना। कि अब किसी को पूछ सकते हैं, अब मैं ये कहूं कि ये वाला सेल क्या कहलाएगा, इस वाले सेल का एड्रेस क्या, G6 क्या कहलाएगा, पता कर सकते हो ना हम किसी भी। तो ऐसे ही सेपरेट सीट रहेगी, ऐसी सीट रहेगी और उस सीट पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास क्या, यहाँ पर 12 लिखा है, क्या लिखा है 12, यहाँ पर 14 लिखा है और यहाँ पर 07 लिखा है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, एडिशन करना है, यानी इसको जोड़ना है, इन तीनों नंबर को जोड़ के दिखाना है एक्सेल में, ठीक है। हमने सेल पढ़ लिया, रो पढ़ ली, कॉलम पढ़ ली, एड्रेसिंग भी पढ़ लिया और वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है ये सब जान लिया, है ना। रो क्या होती है, इस तरह की जो होती है उन्हें रो कहते हैं, और जो इस तरह से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन कहते हैं। और वर्कशीट क्या कहते हैं, सेल का कॉम्बिनेशन, या सेल बहुत सारे सेल के मिलकर क्या बना होता है, वर्कशीट बनी होती है, और बहुत सारी वर्कशीट से वर्कबुक बनती है। और एड्रेसिंग भी हमने कर लिया, लेकिन अब हम इस पर क्या करना चाह रहे हैं कि 2 डिजिट को एड करना चाह रहे हैं, एडिशन करना चाह रहे हैं, ये 2 या 3 जितने भी करना है, ठीक है। 12, 14 और 7 को एड करना चाह रहे हैं, 12, 14 और 7 को ऐड करना चाहना। तो देखो, जब भी हम कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना हमेशा कि इक्वल लगाना है, क्या लगाना है, इक्वल नहीं, बराबर लगाना है, इक्वल टू लगाना है। बिना इक्वल टू के कोई भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वल लगाना है। अब देखो, जैसे यहाँ पर ना मुझे इन तीनों का ऐड यहाँ पे लाना है, यहाँ पे इनका टोटल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल, क्या लिखूंगा, इक्वल, ठीक है। तो माना कि हमने यहाँ पे लाना, ठीक है। यही काम मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ एक फॉर्मूले के माध्यम से। तो ये यहाँ पे क्या लगाना है, पहले इक्वल लगा देना, क्या करना है, इक्वल टाइप कर देना है, ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, सम, क्या, SUM, सम क्या होता है, जो ये सम फंक्शन है, ये सम एक फंक्शन है जिसका यूज एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए, परसेंटेज के लिए, इनके लिए किसका यूज किया जाता है, सम फंक्शन का यूज किया जाता है। और इसके आगे इस तरह से क्या कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये जब कहीं भी हम एक बात हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन हम किसे कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि एक सम फंक्शन है, फंक्शन हम उसे कहते हैं जिनके आगे क्या होता है, ये ब्रैकेट क्लोज रहते हैं। तो कहीं भी अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो सम फंक्शन बोलेंगे, ऐसे आगे बहुत सारे फंक्शन आएंगे और एक्सेल में इन्हें फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर अगर हमने 3 डिजिट को जोड़ना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सम करेंगे, क्या करेंगे, सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार कर देंगे। हम बोलेंगे कि ये 12 कहां पे लिखा है, 12 कहां पे लिखा है, कौन से सेल में लिखा हुआ है, A2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, A2, कॉमा लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि 14 कहां पे लिखा हुआ है, A3, क्या लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और ये 7 किस पे लिखा है, A4, क्या लिखेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर का सिंबल है, एंटर प्रेस कर देंगे, तो इन सब का क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, 12, 14 कितना होता है, 26, 26 7 कितना होता है, 33, कितना होता है, 33। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 33। तो ये तो हमने सीख लिया जोड़ना, एक्सेल में किसी 2 डिजिट को, 3 डिजिट को, कितने बहुत सारे नंबर्स को किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह से ऐड करेंगे। ऐड करने का एक तरीका और भी है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वल SUM सम, और जैसे हमने इनको जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, ये 12 कहां पर है, A2 पर, कहां पर है, A2 पर, और इसके आगे कॉल लगाएंगे इस तरह से 2, ठीक है। और लास्ट वाले चाहे कहीं भी, यहाँ हो कहीं भी हो, उस पर लास्ट वाले पे 7 किस पे है, A4 पे, और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे, फिर भी हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। या तो ऐसा करेंगे या तो ऐसा करेंगे, ये आसान लगा है ना, ये आसान है और ये थोड़ा कठिन है। एक तरीका और भी है,
वो शॉर्ट तरीका है कि हम अगर यहाँ पर इन दोनों का टोटल, इन तीनों नंबर का टोटल निकालेंगे तो यहां से क्या करेंगे, यहां तक सेलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेलेक्ट कर देंगे। और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पर एक इस तरह से सम का एक सिंबल आएगा, सम का सिंबल इस तरह से होता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो तब भी जाके यहाँ पर ऐड होके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या सीख लिया? ऐड करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं दो नंबर को घटाना। जैसे सपोज हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 14, क्या है 14, और यहाँ पर है 7, क्या है 7। अब हमें 14 में से 7 को घटा के दिखाना है कितना बचेगा, और वो दिखाना यहाँ पर, कहाँ पर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, इस वाले सेल में फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये 14 कहाँ पे लिखा है, 14 कहाँ पे लिखा हुआ है बता दो? C3। क्या लिखा है? C3। फिर कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? और ये 7 किस पे लिखा है? C4। उससे पहले क्या करेंगे, -C4 कर देंगे। क्या कर देंगे? और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, तब भी हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि 14 में 7 जाएंगे, 7 ही बचेंगे। इस तरह से हम घटा सकते हैं। ठीक है, तीसरा काम है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये करना हमारा एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सपोज हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 12 और यहाँ पर एक नंबर है 13। ठीक है, क्या है? 13। या 13 या इसकी जगह मैं क्या लेता हूँ, कर लेता हूँ 5। क्या? 5 कर लेता हूँ। इन दोनों नंबरों का हमने क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, या गुणा करना है, या मल्टीप्लाई करना है। तो हमें किस तरह से करना पड़ेगा, हम देखेंगे क्या यहाँ पर निकालना सपोज, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर निकालना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस वाले सेल पे लिखेंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। क्या करेंगे? E1 नहीं, यहाँ पर दो ध्यान रखना, क्या करना है? E1 है ना 12, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब लगाएंगे स्टार का, क्या स्टिक का सिंबल लगाएंगे इस तरह से कीबोर्ड पे। ठीक है, स्टार का इस तरह से सिंबल लगाएंगे। और उसके बाद ये 5 किस पर है? H2। तो क्या लिख देंगे? H2 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, तब हमारा क्या यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एक्सेल में। अब हमारे पास है भाग। सपोज हमने क्या करना है, यहाँ पर एक डिजिट लिखी है 27 और हमने 3 से इसको भाग दिलवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सपोज इसका उत्तर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। क्या करेंगे? ब्रैकेट SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करेंगे, ये 27 कहाँ पे लिखा है, ये कहाँ पर है? E7। कहाँ पर? E7। और भाग के लिए यहाँ पे पता क्या करेंगे, स्लेश लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्लेश क्या लगाएंगे? इस तरह से स्लेश लगाएंगे, ऑब्लिक जिसे बोलते हैं ना, वो लगाएंगे। और उसके बाद ये कहाँ पर 3 F8। तो क्या लिखेंगे? F8 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 3 में 27 यानी 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो एक्सेल में ऑटोमेटिक कर लेगा। तुम्हें करने की, तुम्हें वहां पढ़े पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें फॉर्मूला लगाने हैं, खुद एक्सेल ऑटोमेटिक करके आपका कैलकुलेशन करके बता देगा। ठीक है, अब क्या हो गया, प्लस करना भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया, गुणा करना भी सीख लिया, भाग देना भी सीख लिया। अब परसेंटेज की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है ना। अभी तुमने 10th पास किया है ना, 11th में हो, तो तुम्हारी 10th में कितनी परसेंटेज आई, कैसे निकालते हैं आप लोग? तो उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए सपोज अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर अगर तुम्हारे क्या है 500 नंबर का पेपर था, कितने 500 नंबर का पेपर था इस सेल पे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे प्राप्त हुए कितने 400 नंबर। कितने 400 नंबर। तुमने 500 में से कितने नंबर लाए? 400 नंबर लाए। अब कितनी परसेंटेज आएगी तुम्हारी? तो उसे प्राप्त करने के लिए, उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल SU सम। क्या करेंगे? इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब जितने नंबर आए तुम्हारे, कितने नंबर आए? 400। कहां पर है ये लिखा हुआ है? F4। क्या लिखेंगे?
और क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। गुणा के लिए यहां पर हम स्टार का यूज करेंगे और गुणा कैसे कराएंगे, 100 से, 100 से, क्योंकि प्रतिशत यानी परसेंट यानी पर 100 पर, ठीक है, कितने परसेंटेज। फिर ऑब्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे, कितने में से आए, 500 में से। 500 कहां पे लिखा है, D4 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से तुम्हारी परसेंटेज भी निकल जाएगी। अगर तुम देखेंगे तो ऐसा क्या, कितना 400 इंटू 100 अपॉन 500, देखा क्या कर देंगे, 2 0 से 2 0 गया, ठीक ना, और 4 8 जा 14 0, यानी 80%, कितनी 80% आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे निकाल लेते परसेंटेज, सपोज हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगी 80%, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे एक्सेल में। अब हम ये काम करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेल खोलेंगे। एक्सेल खोलो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, जो अब आप काम कर रहे हैं ना, तो 2 तरीके से खोल सकते हैं, या तो आप स्टार्ट पे क्लिक करके एक्सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या आप विंडो के साथ R दबा के वहां पे एक्सेल लिख लेंगे, तब भी आप एंटर प्रेस करके एक्सेल खोल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है एक्सेल खोलने का कि आप अगर एक्सेल खोलना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च पर, सर्च नीचे जो विंडो बटन के बगल में जो सर्च वाला एड्रेस बॉक्स होता है, वहां पर क्लिक करके वहां पे आप लिख सकते हैं एक्सेल और एंटर प्रेस करके एक्सेल खुल जाएगा। 3 तरीके बता दिए। पहले तो आपने क्या करना है, विंडो बटन पे जाके ऐप पे जाके वहां से एक्सेल खोल सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, कमांड के माध्यम से विंडो के साथ R बटन दबाना है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, वहां पे एक्सेल लिख के एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेल खुल जाएगा। तीसरा, सर्च बॉक्स से एक्सेल खुल जाएगा। चौथा तरीका बता रहा हूं, आप अगर एक्सेल कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं खुल पा रहा है, तो एक तरीका ये भी एक्सेल खोलने का, आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, तो नीचे एक एक्सेल की न्यू एक्सेल नाम से एक ऑप्शन आएगा, वहां पर जाके भी आप एक्सेल खोल सकते हैं। कुल मिला के तुम्हें 4 तरीके बता दिए एक्सेल खोलने के, हाउ टू ओपन एक्सेल, एक्सेल को कैसे खोल सकते हैं, और ये सारा इस तरह से। तो इस तरह से तुमने ये आज की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी आज, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है, ठीक है, करो।